गाइडेंस बाय YGS। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इस लॉ के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिफ्यूजन और इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, बाय डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली भी जो है वो इसको देखेंगे कि किस तरीके से डिफ्यूजन और इफ्यूजन को समझा जा सकता है। हमारे पास डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं। जब गैस के डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम उसके लिए भी यही चीज इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या हो रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं। अब डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लेंगे बेसिकली एक छोटी सी परफ्यूम की बॉटल है। अब क्या किया, बेसिकली मैंने इसे स्प्रे किया। स्प्रे करते ही जो इसमें मॉलिक्यूल है वो क्या हुए, वो हवा के साथ मिल गए और हवा में इंटरमिक्स होने लगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स होने लगे, स्प्रेड होने लगे इसके मॉलिक्यूल। और जैसे इसके मॉलिक्यूल स्प्रेड हुए, हमारे पास क्या हुआ कि इसकी जो फ्रेगनेंस थी वो पूरे रूम में अब फैल चुकी है। बेसिकली अब क्या होता है हमारे पास, अब हम देखते हैं इफ्यूजन क्या होता है। इफ्यूजन हमारे पास थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझिएगा कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टाइनी होल इनटू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। हमारे पास किसी टाइनी होल से जब गैस बेसिकली स्प्रेड हो रही होती है टू लोअर प्रेशर की तरफ, तो वो हमारे पास जो है वो इफ्यूजन कहलाती है। इसको भी प्रैक्टिकली जो है वो देखते हैं हम कि किस तरीके से इफ्यूजन जो है वो हमारे पास हो रहा होता है। देखिए, यहाँ मेरे पास मौजूद है एक बलून। अब क्या है, इस बलून में मैंने थोड़ा सा जो है वो टेप लगा दिया है, जिसे स्कॉच टेप कहते हैं, ताकि ये बलून हमारे पास जो है वो फटे नहीं। अब ये लिया बेसिकली मेरे पास पर्ल पिन है। अब इसको जो है वो, इस पर्ल पिन को जब मैं इसके अंदर बेसिकली डालूंगी, तो अब इसमें जो है वो बेसिकली ये फटा नहीं है। और जैसे ही मैं इसको निकालूंगी तो इसमें ये हो गया है हमारे पास होल। अब होल होने की वजह से इसमें से आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्केपिंग होती है। क्या होगा कि गैस हमारे पास जो है वो क्या हो रही है, इफ्यूज हो रही है, निकल रही है। अंदर बलून के अंदर मौजूद जो गैस है उसका प्रेशर अभी ज्यादा है, क्योंकि वो एक छोटे से जो है उसमें मौजूद थी। लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ आ रही है, अब इसका जो है वो बेसिकली इसके अंदर के मॉलिक्यूल स्केप कर रहे हैं लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो स्मॉल होल है, इससे जो बेसिकली गैस निकल रही है वो हमारे पास इफ्यूजन कहलाती है। और ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब पता नहीं कितना टाइम लगाएगी हमारे पास, देखते हैं कितने टाइम में हमारे पास इफ्यूज होती है। इतने हम जो है वो क्या करते हैं, अपना लेक्चर आगे लेकर जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये इफ्यूजन और डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इस लॉ की तरफ, जो कि समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी कि जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज ना हो रहे हों, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये बेसिकली हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी, उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट पर। यानी कि ग्राहम्स लॉ का जो हमारे पास इजी वर्ड था वो ये था हमारे पास कि जो हमारे पास गैस जितनी हल्की होगी वो उतना ही तेजी के साथ क्या करेगी, हमारे पास वो उतना तेजी के साथ हमारे पास डिफ्यूज होगी। यानी एक बलून, दो बलून, जैसे अगर ये जो मैंने फ्यूजन का किया, अगर इसमें मेरे पास दो बलून होते, एक में मैं हाइड्रोजन गैस और एक में मैं ये नॉर्मल एयर रखती, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस हमारे पास बहुत जो है वो हल्की गैस होती है। और दोनों को फिर हम चेक करते हैं स्टॉप वॉच से, तो हम देखते कि यार हीलियम जल्दी फ्यूज हो जाती, जबकि हमारे पास जो है वो जो हवा है वो थोड़ा टाइम लगाती। इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में जो है वो प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है वो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर है, बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, डिफ्यूजन या इफ्यूजन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। जो कि आपको पता है ये साइन ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसको हटा दिया जाता है और इसकी बजाय कांस्टेंट साइन ले लिया जाता है। अब चले हम ड्राइव करते हैं इसकी इक्वेशन को, कि ये किस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी।
तो अब ये कह रहे हैं फर्स्ट तौर पे हमारे पास ये है R1 जो है वो किस चीज को देख बताता है, R1 बता रहा है कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस है और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस है, दो गैसेस है 1 और 2। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर भी डाल्टन लॉ की तरह क्या करते हैं, जब हम जिस गैस को भी कंपेयर कर रहे होते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम बेसिकली आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैं आपको लेके चलूं कि ये जैसे है मेरे पास K अपॉन D1 K अपॉन D2, और आपको पता है जब फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन है और उसके में भी अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को जो है वो इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास हम उसे उल्टा कर देते हैं। तो यही चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, K अपॉन D1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें यहाँ D2 नीचे था ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो है वो K इधर चला जाएगा। अच्छा K तो हमारे पास कांस्टेंट है दोनों में, तो जब K हमारे पास कांस्टेंट है इसका मतलब K तो कट जाएगा। तो अब क्या आ गया बेसिकली हमारे पास, अब ये यहाँ पर आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2। अब की बार D2 ऊपर आ गया, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सी भी गैस को कंपेयर करेंगे तो जो गैस यहाँ पर होगी उसकी डेंसिटी नीचे आएगी और जो गैस यहाँ पर, जिस गैस का रेट यहाँ पर होगा उसकी डेंसिटी ऊपर आएगी। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास हो जाती है। फिर इन्होंने ये भी कहा था इस डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा, देखिए भाई नॉर्मली तौर पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन v, मास पर वॉल्यूम। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अब की बार इसकी जगह पर मैं ये फॉर्मूला लिख देती हूँ और इसकी जगह पर मैं ये फॉर्मूला, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो बात वही है हमारे पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया m अपॉन v, ठीक है, और ये m2 कर दिया, m2। इसी तरह ये हो गया मेरे पास m1 अपॉन v। अब वही चीज आ गई, आगे करते हैं हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको इन्वर्ट कर देंगे ऊपर जाके, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, m2 अपॉन v इज इक्वल टू v अपॉन m1। ठीक है, वही चीज है हमारे पास, v भी आपस में कटे तो सिंपली हमारे पास m2 अपॉन m1 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को देखा जाता है। इस तरीके से हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लिखा जाता है। अच्छा, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स के लिए आगे भी थोड़ा सा प्रोसीड होती है, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस अंदाज से ये प्रोसीड होती है। देखिए कभी कभी हमारे पास R, आपको पता है ये जो R होता है ना, ये R बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन टी के, वॉल्यूम अपॉन ठीक है, जबकि आपको पता है वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, हम जब भी किसी गैस को कंपेयर करेंगे हम दोनों का सेम वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी भी हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं, देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मैं बोलूंगी V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। ठीक है, और बाकी आगे की इक्वेशन ये जो है वो मेरे पास सेम ही होगी, ये m2 के बराबर होगा, m2 और ये m1। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा हमारे पास, इससे आगे मैं इसको यहाँ पर जो है वो शो कर देती हूँ। अब देखिए भाई वही चीज है, इसको क्या करेंगे हम ऊपर लेकर आएंगे तो T2 ऊपर चला जाएगा, V1 नीचे, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन V2 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर रूट ऑफ m1। ठीक है, अब इसको नहीं बदला हमने क्योंकि अभी हम रेट को आगे की तरफ फॉर न्यूमेरिकल प्रोसीड कर रहे हैं। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई आपको बताया कि हमारे पास वॉल्यूम तो बराबर होता है,
टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो हल्की गैसेस होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज, कम टाइम में डिफ्यूज हो जाती हैं या इफ्यूज हो जाती हैं, जबकि हमारे पास जो भारी गैसेस होती हैं वो जरा टाइम लेती हैं, देर लगाती हैं। तो ये हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 और ये गैस 1। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमसे टाइम पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाली गैस जो है वो डिफ्यूज होने में इतना टाइम लगा रही है, तो दूसरी गैस डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगाएगी। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास मेन तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। फिर उसके बाद जो है वो एक का टाइम जिसका भी दिया हुआ होता है उसका रख लेते हैं, और दूसरे को टाइम को जो है वो इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लॉ आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।